नमस्ते मनोज जी। नमस्ते सेठी सर। स्वागत है आप दोनों का इंडियन बिजनेस टीवी पर। नमस्कार मनोज जी। नमस्कार। नमस्कार प्रिया जी। तो बाजार इस तरह रहे, आज हमने फिर से रैली देखी बाजार में। निफ्टी 159 पॉइंट्स ऊपर रहा, क्लोजिंग है 25,219। सेंसेक्स जो है 540 पॉइंट्स ऊपर रहा, क्लोजिंग है 82,726। एक्टिव स्टॉक्स फॉर टुडे: इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई एंड इटर्नल। टॉप फाइव गेनर्स: टाटा मोटर्स, श्रीराम फाइनेंस, भारती एयरटेल, अपोलो हॉस्पिटल एंड बजाज फाइनेंस। टॉप फाइव लूजर्स: टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, HUL, भारत इलेक्ट, अल्ट्राटेक सीमेंट एंड ग्रासिम। आज जो है यूएस और जापान के ट्रेड डील जो है वो ऑलमोस्ट फाइनल हो चुके हैं। इसके कारण मार्केट में हमने राइज देखा है। ऑटो सेक्टर जो है, यानी जो टैरिफ की बात हो रही है उसमें जापानीज व्हीकल्स जो हैं उन पे टैरिफ रिड्यूस किया जाएगा। तो इंडिया में भी एक ऑप्टिमिज्म है कि शायद ऐसा भारत के साथ भी हो सकता है। तो बाजार हमने आज ऊपर देखा। बाकी मनोज जी, आप क्या कहेंगे बाजार के बारे में? आप बिल्कुल प्रिया जी, जैसा कि आप जापान के साथ में ट्रेड डील लगभग फाइनल हुई है जी। और उसी के चलते आज हमने एक optimism जो है भारतीय बाजारों में देखा है और उसी के चलते निफ्टी एक बार फिर 25,200 के स्तर को पार करता हुआ नजर आया है। हम्म। यहाँ पे ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है वो लीड करता हुआ नजर आया, स्पेशली टाटा मोटर्स में एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला। जी। और साथ में यहाँ पे रिलायंस का भी आज थोड़ा सपोर्ट जो है वो मार्केट को मिलता हुआ नजर आया। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे 1 अगस्त जो टैरिफ का डेडलाइन आ रहा है यूएस का, हम्म। उसके पहले पॉसिबिलिटी यहाँ बन रही है कि कुछ भी मिनी ट्रेड डील जैसा इंडिया के साथ में हो सकता है। तो हम्म। उसके ऑप्टिमिज्म के चलते यहाँ पे मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिविटी जो है अगले कुछ सेशंस में देखने को मिल सकती है। हम्म। दूसरा, हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स में यहाँ लगातार गिरावट है, तो उसका सपोर्ट भी यहाँ पे एक बार जो रिस्कियर असेट्स है स्पेशली इक्विटी मार्केट्स, हम्म। वहां में मिलता हुआ दिख रहा है। हमारा मानना है कि यहाँ पे जो दायरे का ही एक मार्केट जो है वो बना रह सकता है। और यूएस और इंडिया के बीच में अगर ट्रेड डील नेगोशिएट हो जाती है तो वो हम्म। एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर इंडिया के लिए हो सकता है। जी। अब तो सर सुनते हैं कॉर्पोरेट न्यूज और फिर आपसे हम बात करेंगे गोल्ड के बारे में। पहले कॉर्पोरेट न्यूज। सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैदराबाद स्थित नए अनुसंधान एवं विकास केंद्र की शुरुआत के साथ कंपनी वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करने जा रही है। किर्लोस्कर फेरिस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी को जम्बुनाथा आयरन और खदान के लिए प्राथमिक गोलीदाता घोषित किया गया है। यूनाइटेड ब्रूअरीज लिमिटेड कंपनी ने Q1 FY 2026 में 5,391 रुपए 85 पैसे करोड़ का कुल राजस्व दर्ज किया, जो साल दर साल आधार पर 7.33% घटा है। वही लाभ 184 रुपए करोड़ रहा, जो 5.88% की वृद्धि दर्शाता है। डालमिया सीमेंट लिमिटेड डालमिया भारत लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के बोर्ड ने कडप्पा इकाई में क्लिंकर क्षमता को 3.6 मिलियन टन और सीमेंट क्षमता को 6 मिलियन टन तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वैश्विक आर्थिक संकेतक: सोना सोने की कीमतों में मजबूती बनी हुई है। अमेरिकी व्यापार प्रगति और फेडरल रिजर्व दरों को लेकर निवेशकों की नजरें टिकी है। पेटीएम का मुनाफा संस्थापक की परिवर्तनकारी रणनीति को बल देते हुए पेटीएम ने लाभ की घोषणा की है। एयर इंडिया की योजना एयर इंडिया ने विमान खरीद के लिए लगभग $200 मिलियन का ऋण लेने की योजना बनाई है। निवेशकों की चिंता केवल कुछ निफ्टी कंपनियों ने अनुमानित आय से अधिक प्रदर्शन किया है, जिससे निवेशकों की उम्मीदें कमजोर पड़ी है। जीएमआर की रणनीति भारतीय एयरपोर्ट कंपनी जीएमआर ने 579 रुपए मिलियन मूल्य के रुपए बॉन्ड्स की बिक्री पर विचार शुरू किया है। तो ये रहे कॉर्पोरेट न्यूज। मनोज जी, गोल्ड के बारे में बताइए कि आधा साल समाप्त हो चुका है। फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ 2025 आपको लगता है कि गोल्ड में हम और ग्रोथ देखेंगे, या आपको लगता है कि रेंज बाउंड रहेंगे गोल्ड प्राइसेस?
प्रिया जी, यहाँ पे दो चीजें मुख्यतः काफी इम्पोर्टेंट होगी गोल्ड के लिए आने वाले अगली छमाही की अगर हम बात करें तो हम्म जिस तरह से यूएस ट्रेड टैरिफ को लेकर के अनसर्टेनिटी बनी हुई है। हम्म दूसरा, हम यहाँ देख रहे हैं कि डॉलर में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। हम्म तो उसके चलते सोने की कीमतों में एक पॉजिटिव जो है मोमेंटम बना हुआ है। लेकिन अगर यूएस का यहाँ पे ज्यादातर देशों के साथ में ट्रेड डील अगर नेगोशिएट हो जाएगा तो वो कहीं ना कहीं जो सोने की जो ग्रोथ है उस पे एक लगाम जो है लगा सकता है। तो ये चीज यहाँ पे काफी देखने वाली होगी कि जो यूएस ट्रेड टैरिफ की डेडलाइन आ रही है वहां पे आगे यूएस का बाकी देशों के साथ में ट्रेड डील को लेकर के क्या नेगोशिएशंस होते हैं। दूसरा, यहाँ पे जुलाई मंथ के एंड में यूएस फेड की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग भी है। उसमें ब्याज दरों में कटौती की कोई संभावना इस मीटिंग में नजर नहीं आती है। लेकिन अगर यूएस फेड यहाँ पे यूएस के इकोनॉमिक आंकड़ों को देखते हुए सितंबर ऑनवर्ड्स अगर यहाँ पे रेट कटौती के इंडिकेशन देता है और इस वर्ष में अगर 100 बेसिस पॉइंट तक के रेट कट आते हैं तो हम्म वो फिर एक यहाँ पे बुलियन मार्केट के लिए बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर होगा। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो एक तो यूएस फेड का जो रुख है वो देखने वाला रहेगा। दूसरा, हमारा यहाँ मानना है कि अ, अ, जो यूएस के जो ट्रेड डील को लेकर के जो कंसर्न्स है वो एक यहाँ पे इस चीज के ऊपर नजर रखनी होगी। लेकिन हमारा मानना है कि सोना यहाँ पे $3,200 जो अगली छमाही है उसमें भी होल्ड करता हुआ नजर आएगा। और कंजर्वेटिव केस में हमारा मानना है कि $3,600 तक एक बार इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें जा सकती है। तो उस लिहाज से अगर मैं भारतीय बाजारों में बात करूं तो यहाँ पे 94,000 के जो स्तर है वो सोना होल्ड करता हुआ नजर आएगा। और ऊपर में 1,04,000 से 1,07,000 तक के स्तर वर्ष के आखिर तक भारतीय बाजारों में देखने को मिल सकते हैं। जी सर, क्या आपको लगता है कि 100 बेसिस पॉइंट तक गिरावट आ सकती है इंटरेस्ट रेट में? यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट का काफी प्रेशर है फेड चेयरमैन के ऊपर और वो लगातार यहाँ पे बयान भी देते हुए आए हैं कि अगर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए तो यहाँ पे ब्याज दरों को घटाना पड़ेगा। और उसी के चलते यहाँ पे बीच में ये रूमर्स भी आए थे कि यूएस प्रेसिडेंट जो है फेड चेयरमैन को फायर कर सकते हैं। बाद में हालांकि उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन भी आता हुआ नजर आया। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे जिस तरह से यूएस ट्रेड टैरिफ को लेकर के अनसर्टेनिटी है तो उसके चलते यूएस प्रेसिडेंट का लगातार प्रेशर है यूएस फेड के ऊपर ब्याज दरों में कटौती का। हालांकि 50 बेसिस पॉइंट मार्केट मानकर चल रहा है कि ये वर्ष के आखिर तक यूएस फेड जो है कटौती करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे किसी भी कारण से चाहे वो यूएस के इकोनॉमिक डेटा को देखते हुए हो या यूएस प्रेसिडेंट के इन्फ्लुएंस में हो, अगर यहाँ पे यूएस फेड एग्रेसिव जाता है और 100 बेसिस पॉइंट तक अगर कटौती होती है तो वो एक बार यहाँ पे मार्केट के लिए एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर बन के आएगा। जी सर, ईटीएफ, सेंट्रल बैंक और कंज्यूमर डिमांड जो है गोल्ड का, आपको क्या लगता है कि इन तीनों का मिक्स जो है वो गोल्ड के फ्यूचर के लिए कैसा है? बिकॉज गोल्ड इज ऑलवेज कंसिडर्ड एन एसेट। बिल्कुल, यहाँ पे अगर जहां तक हम सेंट्रल बैंक्स की अगर बात करें तो वहां पे लगातार जो बाइंग है सेंट्रल बैंक्स की वो बनी हुई है। और जिस तरह से जो अनसर्टेनिटी है चाहे वो यूएस ट्रेड टैरिफ को लेकर के हो या जियोपॉलिटिकल टेंशन स्पेशली जो रशिया यूक्रेन के बीच में हम देख रहे हैं कि पीस डील हो नहीं पा रही है। और उसके चलते नेटो ने यहाँ पे भारत, चाइना और ब्राजील को थ्रेट भी दिया है कि अगर वो रशियन ऑयल इंपोर्ट करेंगे तो वहां पे सेकेंडरी टैरिफ भी जो है यूरोपियन यूनियन और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज जो है इन देशों के ऊपर लगा सकती है। तो एक यहाँ पे कंसर्न जरूर जो है बना हुआ है। और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि सोने की कीमतों में एक यहाँ पे सपोर्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की बाइंग यहाँ पे बनी रहेगी। दूसरा, ईटीएफ में भी हम देख रहे हैं कि जो निवेशक हैं वो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से और हम कह सकते हैं कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क उसको देखते हुए यहाँ पे ईटीएफ में लगातार निवेश कर रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से कंज्यूमर डिमांड यहाँ प्रभावित होती हुई नजर आई है। और हायर गोल्ड रेट्स के चलते कंज्यूमर डिमांड जो है यहाँ थोड़ी सबड्यू अगली छमाही में रह सकती है। लेकिन जहां तक ईटीएफ और ग्लोबल सेंट्रल बैंक की बाइंग का सवाल है तो वो लगातार बनी हुई है और वो आगे भी बनी रहेगी क्योंकि जो डी डॉलराइजेशन वाला जो फैक्टर है वो यहाँ बना रहेगा। उसके चलते ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की बाइंग हमारा मानना है कि आने वाले समय में भी सोने में जो है बनी रहेगी। जी
Compared to other major asset classes, gold कैसे परफॉर्म कर रहा है in the year 2025? ओवरऑल अगर हम कंपेयर करें बाकी एसेट क्लास के कंपैरिजन में, तो गोल्ड ने यहाँ पे बेहतर जो है परफॉर्म किया है अभी तक। साल की शुरुआत से अगर हम देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में 30% से ज्यादा की बढ़त सोने की कीमतों में आ चुकी है, और भारतीय बाजारों में भी हम देख रहे हैं कि लगभग 25% से ज्यादा की बढ़त यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल यहाँ पे अगर दूसरे एसेट क्लास से हम कंपेयर करेंगे तो गोल्ड यहाँ अभी तक जो है बीट करता हुआ नजर आया है बाकी एसेट क्लास को। लेकिन दूसरी छमाही में जो रिटर्न के लिहाज से अगर हम बात करें तो वहां पे थोड़ा जो रिटर्न है वो कंपैरेटिवली कम रह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो ईयरली रिटर्न है वो शायद सोना इस साल भी बाकी एसेट क्लास को बीट करता हुआ नजर आए। हम्म। जी सर। सर एशिया और दूसरे जो इमर्जिंग मार्केट्स है उसमें आप हाउ मच इंक्रीज आर यू सीइंग इन द अडॉप्शन ऑफ गोल्ड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स? रिपीट करेंगे आप क्वेश्चन? जी, एशिया और दूसरे जो इमर्जिंग मार्केट्स है उसमें हाउ मच इंक्रीज आर यू सीइंग इन द अडॉप्शन ऑफ गोल्ड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स? हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे जैसे अवेयरनेस आ रही है तो निश्चित रूप से वहां पे जो डिमांड है और जो ट्रैक्शन है टुवर्ड्स गोल्ड इन्वेस्टमेंट वो लगातार बढ़ रहा है। पहले हम देखते थे कि केवल एक फिजिकल फॉर्म में ही जो है विकल्प अवेलेबल होता था सोने में निवेश के लिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि ग्रेजुअली यहाँ पे डिजिटल गोल्ड है, ईटीएफ है, तो उनकी तरफ भी जो है यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स के फंड ऑन फंड्स है, तो उनकी तरफ भी जो है निवेशकों का रुझान आता हुआ नजर आया है। तो ग्रेजुअली यहाँ निश्चित रूप से हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ भारत बल्कि चाइना और बाकी जो देश हैं वहां पे भी जो निवेशकों का रुझान सोने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, और अब वो सोने को अपने पोर्टफोलियो में यहाँ पे शामिल कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कई सारे जो ग्लोबल बैंक्स हैं और जो फंड्स हैं वो भी अब सोने में निवेश के लिए निवेश लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ताकि वहां पे कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन रहे। और जो ग्लोबली हम इतनी अनिश्चितता देख रहे हैं उसके चलते लोगों के जो पोर्टफोलियो है वो हेज भी रहे, डाइवर्सिफाइड भी रहे। तो निश्चित रूप से यहाँ पे जो ट्रैक्शन है सोने के निवेश के प्रति वो इमर्जिंग मार्केट्स में तेजी से बढ़ रहा है, और हमारा मानना है कि आने वाले समय में ट्रेंड जो है कंटिन्यू बना रह सकता है। जी। अब सेठी सर आपके सवाल। मैं जानना चाहता हूँ मनोज जी, ये जो टेक्नोलॉजी है इसका कुछ प्रभाव पड़ रहा है गोल्ड डिमांड पर? और दूसरे कोई नए एप्लीकेशन आ रहे हैं गोल्ड के, या डिजिटल गोल्ड प्रोडक्ट्स में कुछ यूज हो रहा है इनका? नहीं, टेक्नोलॉजी का सच यहाँ पे गोल्ड से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। टेक्नोलॉजी के रेफरेंस में अगर हम बात करें तो वहां पे जो सिल्वर के जो यूजेज है वो बढ़ रहे हैं, लेकिन गोल्ड का टेक्नोलॉजी से सच ऐसा कोई डायरेक्ट लिंकेज नहीं है। सोना हम स्पेशली कह सकते हैं कि जो एक रिस्क है उसको मिटिगेट करने के लिए जो निवेशक है वो पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं, और ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स भी जो है वहां पे अपनी रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, साथ ही जो डॉलर के ऊपर जो डिपेंडेंस था उसको कम करने के लिए लगातार यहाँ पे निवेश जो सोने में बढ़ा रहे हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी के रेफरेंस में इस सच यहाँ पे कोई डायरेक्ट लिंकेज नहीं है, लेकिन हाँ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के चलते निवेशकों को अब डिजिटल फॉर्म में काफी सारे निवेश के जो विकल्प है वो जरूर उपलब्ध हो रहे हैं, और उनका फायदा निवेशक यहाँ पे उठाते हुए नजर आ रहे हैं। मनोज जी, ऐसा सुनने में आया है कि जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है वो बिटकॉइन की तरह ब्लॉकचेन गोल्ड मार्केट इनिशिएटिव ले रही है, ऐसा कुछ इसमें? बिल्कुल, यहाँ पे चीजें काफी चल रही है, लेकिन जो निवेशकों का जो भरोसा है सोने के प्रति, अ, हमारा मानना है कि वो शायद जो एक्सेप्टेंस है ब्लॉकचेन वाले कंसेप्ट का सोने के मामले में इतना एक्सेप्ट होता हुआ नजर नहीं आया। क्योंकि हम क्रिप्टो की भी अगर बात करें तो वहां भी अभी जो रूल्स रेगुलेशंस जो है वो काफी सारे देशों में है नहीं, और उसके अल्टीमेट अलोकेशन को लेकर के अभी भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो उसी तरह से यहाँ पे सोने में भी अगर ब्लॉकचेन को लेकर के कोई कंसेप्ट आता है तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी यहाँ पे इमीडिएट होगी, वो एक कंसर्न रहेगा। और हमारा मानना है कि जो निवेशक है उनका यहाँ पे अल्टीमेट जो अलोकेशन है वो इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा, रेगुलेट कौन कर रहा है वो एक बड़ी अहमियत रखता है। और तीसरा, जब वो अपने निवेश को कन्वर्ट करना चाहे तो उनको फिजिकल के फॉर्म में कोई विकल्प उपलब्ध हो जाए, वो एक काफी अहम जो फैक्टर है वहां रहता है। तो उसको देखते हुए हमारा मानना है कि शायद जो ब्लॉकचेन वाला कंसेप्ट है वो इंडिया में इतना जल्दी पॉपुलर होता हुआ नजर ना आए। मनोज जी, मैं समझता था हम इंडियन जो है ज़्यादा डाउटफुल टाइप के हैं,
लेकिन पूरे वर्ल्ड में ये सवाल उठाया जा रहा है कि गोल्ड में सप्लाई चेन की इंटीग्रिटी कितनी है और इनकी ट्रांसपेरेंसी कितनी इम्प्रूव हुई है। नहीं, यहाँ पे जहां तक ट्रांसपेरेंसी की बात है, अगर भारत में हम अगर फिजिकल गोल्ड की भी बात करें तो गवर्नमेंट हम देख रहे हैं कि यहाँ पे BIS अप्रूव जो है ज्वेलरी आपको मिलती है। अगर आप बाहर में जा रहे हैं तो जो भी यहाँ पे इम्पोर्टेड गोल्ड है उसमें भी जो मार्किंग है, चाहे वो LBMA की हो या और भी जो दूसरे ब्रांड्स आते हैं, उनकी यहाँ पे टेम्पर्ड प्रूफ जो है मार्किंग होती है। तो उसमें कोई एज सच यहाँ पे फिजिकल गोल्ड में ऐसा इशू है नहीं। दूसरा, यहाँ पे अगर डिजिटल भी प्रोडक्ट जो ऑफर किए जा रहे हैं, चाहे वो ETF हो या फंड ऑन फंड्स हो, तो वहां पे सेबी की और भारत सरकार की पैनी नजर है और वो रेगुलेटेड प्रोडक्ट है। तो उसको लेकर के भारत में कोई कंसर्न अभी है नहीं, जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे ऑफरिंग की जा रही है। मनोज जी, आप बताएंगे कोई ऐसा देश या कोई ऐसा कम्युनिटी है जो सबसे ज्यादा गोल्ड लेती है। जहां तक सोने में निवेश का सवाल है, अगर हम कंज्यूमर बाइंग की बात करें तो भारत में हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा निवेश जो है कंज्यूमर का हो रहा है। और बाकी यहाँ पे जो अनस्टेबिलिटी के चलते, अनसर्टेनिटी के चलते दुनिया के काफी सारे देश जो है वो गोल्ड में लगातार निवेश बढ़ा रहे हैं। तो काफी सारे देशों ने पिछले समय में अपना निवेश बढ़ाया है। स्पेशली अगर हम चाइना की बात करें, वहां लगातार बड़ी बाइंग हो रही है। और बाकी और भी जो एशियन जो कॉन्टिनेंट्स है, रशिया यहाँ लगातार बाइंग कर रहा है। और अगर हम मिडल ईस्ट की बात करें तो वहां से लगातार सोने में अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। तो दुनिया भर के काफी सारे देश जो है वो सोने में लगातार अपने निवेश को बढ़ा रहे हैं। अब जैसे MCX में एपिसोड हुआ था कि वो दे कुड नॉट डिलीवर द कमोडिटी, तो ये ETF का गोल्ड डिलीवर होगा उसकी क्या गारंटी है। नहीं, MCX में जो भी आप ट्रेड करते हैं उसके गोल्ड की डिलीवरी की गारंटी है। और यहाँ पे MCX में जो भी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होता है गोल्ड का, वो 100% डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट है। एक्सपायरी पे आपको, अगर आप डिलीवरी लेना चाहते हैं तो बिल्कुल MCX के वॉल्ट से आपको डिलीवरी मिलती है। आप देना चाहते हैं तो MCX के वॉल्ट से आप डिलीवरी दे भी सकते हैं। तो यहाँ पे MCX अभी सेबी के अंतर्गत रेगुलेटेड हो रहा है। और जो भी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ट्रेड हो रहा है गोल्ड का, वो 100% डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट है। और आप वहां पे सोने की डिलीवरी ले और दे दोनों सकते हैं। जहां तक ETF का सवाल है, तो वो भी यहाँ पे रेगुलेटेड प्रोडक्ट है सेबी के। और वहां पे पूरी जो अकाउंटेबिलिटी है फंड की, वो सेबी के प्रति रहती है। और वहां पे उनका बिल्कुल जो जिस रूल के तहत वो रेगुलेट हो रहे हैं, तो वहां पे सेबी की पूरी उसमें जवाबदारी रहती है। जी जी। जी। मनोज जी, आप क्या एडवाइस देंगे गोल्ड के बारे में? गोल्ड में मेरा मानना है कि यहाँ पे ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो पॉजिटिव बना हुआ है। शॉर्ट टर्म में छोटे मोटे करेक्शन जरूर आ सकते हैं। तो जो लंबी अवधि के निवेशक हैं वो SIP के रूप में अपने निवेश को जारी रख सकते हैं। पहले भी मैं कई बार कहता आया हूँ कि जी। SIP के रूप में निवेश करेंगे तो लंबी अवधि में आपको पॉजिटिव रिटर्न मिलते रहेंगे। हम्म। जहां तक ट्रेडर्स का सवाल है, तो अभी हम देख रहे हैं कि सोना इंटरनेशनल मार्केट में $3,450 के अपने रेजिस्टेंस लेवल के करीब ट्रेड हो रहा है। जी। भारतीय बाजारों में भी 1 लाख के स्तर पर सोना ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नजर नहीं आता है। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है उनको थोड़ा यहाँ पे एक डीप का वेट करना चाहिए। कहीं भी कीमतें $3,360-70 की रेंज में इंटरनेशनल मार्केट में, और भारतीय बाजारों में 98 से 97,000 की रेंज में आए, तो वहां पे फिर बाइंग जो है वो इनिशिएट की जा सकती है। हम्म। ये वर्ष के आखिर तक हमारा मानना है कि 1,04,000 से 1,07,000 तक के स्तर यहाँ देखने को मिल सकते जी। मनोज जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अच्छी चर्चा रही। धन्यवाद सर। थैंक यू। धन्यवाद, नमस्कार जी सर। हैं। थैंक यू।